गाइस, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है। और बहुत सारे उसमें रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने वो स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। उनको काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है कि इस स्टॉक का क्या होगा, इस टाइप का क्या होगा। चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। और स्टॉक का नाम है यस बैंक। यस बैंक का अगर मैं देखूं तो मार्केट कैप 68,000 करोड़ का है, तो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा हो रखा है इसका। कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। अगर मैं इसका फाइनेंशियल ईयर 25 का और क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट देखूं, जो इस क्वार्टर का रिजल्ट गया है, तो उससे मुझे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि बैंकर कैसा रहा है। अगर आप देखेंगे कि इस बैंक में 2015 में एक प्रॉब्लम आई थी जब इसके प्रमोटर्स ने कुछ फ्रॉड किया था। और उसके बाद 2019 में एक बार फिर इसमें लिक्विडिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आ गई थी, जब बैंक से लोग पैसे निकालने के लिए इनकी ब्रांचेस पे पहुंच गए थे। तब 2020 में इसने एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया जिसके तहत इसको फ्रेमवर्क दिया गया कि बैंक को कैसे काम करना है। तो आज उस चीज़ को 5 साल हो गए हैं। तो आइए एनालाइज करते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की क्या इनका रिजल्ट रहा है यस बैंक का, और क्या इसमें कोई ग्रोथ के चांसेस हैं कि ये बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल एसेट्स। अगर हम देखें तो इनके 4.4% से ईयर ऑन ईयर टोटल एसेट्स बढ़े हैं, तो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि बैलेंस शीट में एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, तो अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज में भी बेटर रहेगा उसके लिए। और इसके बाद अगर हम देखें तो इनका एडवांसेस जो हैं वो 8.1% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। डिपॉजिट्स इनके 6.8% ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। और इनका अगर आप ये देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बैंक के लिए, वो 10.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और ईयर ऑन ईयर जब मैं कह रहा हूँ तो फाइनेंशियल 25 से कंपेयर 24 और 25 को पूरा ईयर को कंपेयर कर रहा हूँ मैं। और अगर आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 25.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है मतलब जो भी इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उन्होंने इस पर थोड़ा कंट्रोल किया है। जो एडवर्टीजमेंट होती है या एम्प्लॉय कॉस्ट होती है उस पर इन्होंने कंट्रोल किया, तभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ के दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका ईयर ऑन ईयर फ्लैट रहा। ईयर ऑन ईयर तो बिल्कुल फ्लैट ही रहा है 2.4% पे। तो ये कुछ खास इंप्रूवमेंट है नहीं। जब नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो फ्लैट रहा है। इसके अलावा अगर आप कॉस्ट टू द इनकम रेशियो देखेंगे कि जिससे हमें पता चलता है कितना एफिशिएंटली अपने जो इनकम है बैंक वो उसको कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, तो वो काफ़ी अच्छा है इस बार। पहले वो 74.4% था पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 में, इस बार 71.3% है। तो यानी कि अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो पिछली बार वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने 74 रुपीज़ खर्चे थे, और इस फाइनेंशियल ईयर में उसने 71 रुपीज़ खर्चे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपने कॉस्ट टू द इनकम रेशियो को इम्प्रूव किया। इसके अलावा आप ग्रॉस एनपीएस देखेंगे तो ग्रॉस एनपीएस इनका 1.6% रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। और नेट एनपीए भी इनका 0.3% है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कासा रेशियो देखेंगे तो वो भी थोड़ा बहुत बढ़ के आया है, जो इनका 34.3% है जो इस क्वार्टर में था। और अगर आप पिछले साल के इसी सेम क्वार्टर में देखेंगे तो 30.9% था। तो थोड़े से इन्होंने करंट अकाउंट्स ज़्यादा खोले हैं। अगर कासा रेशियो बढ़ता है तो ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट्स में उनको एक डिपॉजिट एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन करंट अकाउंट में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो बैंक की जो क्या कहेंगे आप प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती है। इसके बाद अगर आप रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो फाइनेंशियल 24 में 0.3 थी और फाइनेंशियल 25 में 0.6 है। तो ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर बैंक्स, जो एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, एक्सिस बैंक है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसके लिए, बट ये इंप्रूव कर रहे हैं। अब कब तक इंप्रूव करेंगे वो उसके अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे ये लोग इसको इम्प्रूव कर सकें। तो एक बात इसमें देखनी पड़ेगी कि इनका जो टोटल एसेट्स का 11% है वो RIDF नाम के एक फंड में है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से है। वो उसमें इसलिए है क्योंकि पास में इनका जो 40% का ऑब्लिगेशन होता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करनी पड़ती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, या फिर माइक्रो फाइनेंस, या फिर जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए, या फिर जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस सेक्टर है उनके लिए, तो वो ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए इनका जो 11% ऑफ एसेट्स था वो
RIDF में था। तो ये मैनेजमेंट ने बताया है कि अगले 3 साल में ये 11% जो कि 44,000 करोड़ ऑफ वर्थ ऑफ एसेट्स है, ये वापस इनकी बुक वैल्यू इनको मिल जाएगा। और जनरली क्या होता है, RIDF में जो इनको रिटर्न ऑफ रेट मिलता है वो 2% लेस होता है रेपो रेट से, जो RBI देती है। तो अगर उससे भी कम मिल रहा है तो भी इनका जो ROA है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही ये नेक्स्ट 3 इयर्स में सारा पैसा वापस आएगा तो ये इसको लैंडिंग के लिए लगा सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही एडवांटेज की बात होगी। अभी इस साल भी इन्होंने इसको 11% से डाउन करके 8.7 तक ले आए हैं, और इनका गाइडेंस है कि 8.7 से भी डाउन करके 5% तक ले आएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। और नेक्स्ट 3 ईयर्स तक तो ये कह रहे हैं कि हमारा सारा पैसा वापस हमें मिल जाएगा RIDF फंड से, तो उसको ये लैंडिंग पे लगाएंगे तो वहां से इनको प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं इनका, तो जो इनका रिटेल का एडवांसेस है, अगर आप देखेंगे जो ये रिटेल को लैंड करते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इन्होंने डेफिनेटली 1.8% इंक्रीज किया है, बट रिटेल का जो ईयर ऑन ईयर था वो डी ग्रोथ ही हुआ है -3.4%। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव बात है कि भाई अगर रिटेल ज़्यादा लेगा तभी इनका जो मार्जिन है वो ज़्यादा बनेगा इनके प्रॉफिट के लिए। SMEs का इन्होंने इंक्रीज़ किया 23.6% से, और मिड कॉर्पोरेट का इन्होंने इंक्रीज़ किया 21.8% ईयर ऑन ईयर। बट एक बात देखने वाली है कि SMEs और मिड कॉर्पोरेट्स ही होते हैं जो लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, ना कि एक रिटेल पर्सनल लोन जो लेता है या ऑटो लोन लेता है, होम लोन लेता है। तो ये बात देखने वाली है कि किस में ग्रोथ हो रही है और किस में डी ग्रोथ हो रही है, किस सेगमेंट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका करंट अनाउंसमेंट है इसमें कि SMBC जो है एक फॉरेन का बैंक है, ये इसमें 20% स्टेक ले रहा है येस बैंक में। और इसके तहत SBI जो है वो अपना 13.2% स्टेक ऑफलोड करेगा, और जो अदर बैंक्स हैं, एक्सिस है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, फेडरल बैंक है, ये सब अपना 6.8% ऑफलोड करेंगे इसमें। तो इसके बाद SMBC के 2 डायरेक्टर्स ये अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड मेंबर्स के लिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा इनको कि एक तो SMBC एक बहुत ही अच्छा बैंक माना जाता है फॉरेन में, जो ग्रुप है इनका, तो उससे क्रेडिबिलिटी बैंक की बढ़ती है, तो इनकी क्रेडिट रेटिंग्स इम्प्रूव हो सकती हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जब दूसरा फॉरेन की कंपनी एक स्ट्रेस एसेट ही मान के चलिए इसको, उसको अगर एक्वायर करती है तो डेफिनेटली उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ इनकी होती है, इनको कैसे हैंडल करना है ऑपरेशंस को, तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट चीज़ है इसके लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो इस बैंक को ग्रो करने के लिए अभी कुछ ट्रिगर्स चाहिए, जैसे कि आप अभी इनके पैरामीटर सारे देखें तो ये अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव कर रहे हैं कि भाई कमाते 10 रुपये हैं, तो जो इनके पहले एक्सपेंसेस मान लीजिए अगर 5 रुपये थे तो वो इसको कम करके करके 3 रुपये कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक मिनिमम एक्सपेंसेस तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, तो आप उसको ज़्यादा कम कर नहीं सकते। तो इनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो 10 रुपये कमा रहे हैं इसको कैसे 12 या 13 या 15 रुपये करें। तो उसके लिए इनको ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ के लिए इनको अपने एसेट्स जो हैं उनको एफिशिएंटली डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो एक तो इनका RIFD फंड से जो पैसा आएगा वो इनको हेल्प करेगा जो नेक्स्ट 3 इयर्स में आने वाला है, और दूसरा इनको अपने जो आउटलेट्स जो इनकी बैंकिंग पर्सनल ब्रांचेज हैं उसमें भी इनको ग्रोथ करनी पड़ेगी, और कॉस्ट टू द इनकम इनको और डाउन लाना पड़ेगा अगर इनको ज़्यादा इम्प्रूव करना है अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स को। तो यहीं पे एंड करते हैं इसका डिस्कशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और जाने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। थैंक यू।